जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में इस समय जो पढ़ रहे हैं वो है भारत की वनस्पतियों के बारे में देख रहे हैं। ठीक, भारत के वनस्पतियों के बारे में हम लोग ये देखे हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है, इसके बारे में हम लोग देखें। ठीक है, कि जिसमें मानव का हस्तक्षेप न हो, जो वहाँ की जलवायु दशाओं के अनुसार जो उगती हैं, ठीक है, किसी स्थान विशेष पर, उसे ही प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। मानवीय हस्तक्षेप का मतलब जो मुख्य रूप से पर्यावरण को प्रभावित ना करे ना। ठीक है, ठीक, इतना बात हुआ था। इसके बाद प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखें। उसमें क्या देखें? उसमें ये देखें कि प्राकृतिक वनस्पति को जैसे तापमान प्रभावित करेगी, वर्षा प्रभावित करेगी, सूर्य के प्रकाश, धरातलीय स्वरूप, मृदा, ये सभी प्रभावित करेंगी। तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देखे थे। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग ये देखे थे भारत की वनस्पतियां मुख्य रूप से 5 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, बांटा गया है 5 भागों में। ये बताया गया था कि सदाबहार वन, ठीक है, सदाबहार वन एवं अर्ध सदाबहार वन, ये बताया गया। दूसरा ये कहा गया कि पर्णपाती वन, ठीक है। इसके बाद पर्वतीय वन और कटीली झाड़ियों, और इसके बाद ज्वारी वन बताया गया। 5 प्रकार के वन बताए गए। ठीक है, फिर क्या किया हम लोगों ने, ये 5 प्रकार के वनों को एक एक करके देखे हैं। ठीक है, आज सदाबहार वन एवं अर्ध सदाबहार वन को देखें, उसकी विशेषताओं को देखें। ठीक है, उसकी जो मुख्य रूप से विशेषता उसको देखें। इसके बाद फिर हम लोग पर्णपाती वन के बारे में देखें, पर्वतीय वन के बारे में देखें, कटीली झाड़ियों के बारे में, शुष्क वन के बारे में देखें, और ज्वारी वन के बारे में देखें। ठीक है, तो ये सब अलग अलग देख लिए हैं। तो आप लोग वीडियो पढ़े हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में पढ़े हुए हैं। ठीक, तो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो हम आज उससे आगे चलते हैं। थोड़ा सा और बचा है, मतलब इसको हम लोग देख लें थोड़ा सा, फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग थोड़ा सा भारत में जो वन आवरण है, ठीक है, वनों का जो सघनता उसको देख लेते हैं। ठीक, चलिए, थोड़ा सा इसको जानना है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी अलग अलग रिपोर्ट आती रहती है। तो पहले वाली वीडियो आप लोग देखेंगे, जो वनस्पतियों के बारे में बताया गया उसको देख लीजिएगा, फिर इसे शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक, तो हम लोग लिखें भारत में वन आवरण। ठीक है, वन आवरण, वन आवरण मतलब वन आवरण या वन आवरण। ठीक है, वन आवरण। ठीक है, तो भारत में वन आवरण। ठीक, वन आवरण का मतलब समझ रहे हैं, वनों की सघनता। ठीक, आवरण का मतलब होता है वहां पास स्थित होना। ठीक, मतलब वन का स्थित होना, भारत में वन की स्थिति क्या है उसी को देखना। ठीक, तो भारत में वन आवरण, तो आइए लिखते हैं। ठीक है, क्या है, उससे पहले हम लोग एक शब्द 2 शब्द देखते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें वन क्षेत्र, थोड़ा सा इसको देखते हैं, और वन आवरण। ठीक है, वन आवरण और वन क्षेत्र थोड़ा थोड़ा अंतर है, थोड़ा आप देखिए। वन क्षेत्र क्या है इसको देख लें, और वन आवरण क्या है इसको देख लें, फिर आगे सब हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसकी रिपोर्ट जो है 2021 की आई उसको देखते हैं, मतलब 2011 की हम नहीं देखेंगे, 2021 बीच में आता है, 2015 की उसको भी नहीं देखेंगे, अलग अलग समय के। ठीक, जो अभी की है उसको देख लेंगे। वन क्षेत्र क्या है, वन क्षेत्र और वन आवरण अलग अलग है। ठीक है, जो वन क्षेत्र होगा वो वन आवरण अलग अलग है। वन क्षेत्र के अंदर वन आवरण सम्मिलित होता है। ठीक है, लेकिन वन क्षेत्र एक मतलब व्यापक होता है, वन आवरण उसी के अंदर होता है। ठीक, जैसे अगर हम देखें कि ऐसे है, इस रूप में, ये है वन आवरण और ये है वन क्षेत्र। ठीक है, ये बाहर वाला जो गोला है वो है वन क्षेत्र, और जो अंदर का है वो वन आवरण। तो वन क्षेत्र क्या है, सरकारी डाटा के अनुसार, सरकारी रिपोर्ट या रिकॉर्ड के अनुसार जो भी भूमि वन के लिए आरक्षित की हुई है। ठीक है, कि ये भूमि वन ही के लिए आरक्षित है, चाहे वहां पास वन हो या ना हो, इससे मतलब नहीं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार या सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जो राजस्व विभाग होता है उसके अनुसार ये कहा, मतलब रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि इस क्षेत्र में वन उपस्थित होंगे। ठीक है, तो वह पूरा क्षेत्र आ जाता है, लेकिन हो सकता है वहां पास वन ना हो, तब भी वो क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, उसे वन क्षेत्र कहा जाता है। और वन आवरण क्या है, वन आवरण में वास्तविक स्थिति बताता है कि इस स्थान पर वन उपस्थित है। ठीक है,
तो वन की वास्तविक स्थिति बताता है वन आवरण, और वन क्षेत्र मुख्य रूप से बताता है कि उस क्षेत्र में वन होने चाहिए, ये बताता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हो ही, कुछ क्षेत्र में हो सकता है, कुछ क्षेत्र में नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वन आवरण में होगा ही होगा। ठीक है, तो वास्तविक स्थिति इससे पता चलती है, वन आवरण से। ठीक है, वन क्षेत्र से नहीं। ठीक, तो क्या करेंगे, वन क्षेत्र ये मुख्य रूप से राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है, और ये सैटेलाइट उपग्रह के माध्यम से, अभी हम लिखवा रहे हैं, वन क्षेत्र राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित किया जाता है या अधिसूचित किया जाता है, या चिन्हित या अधिसूचित कुछ भी लिखिए, अधिसूचित किया, अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, चाहे वहाँ पेड़ हो या ना हो। ठीक है, चाहे पेड़ हो या ना हो। ठीक है, तो वन क्षेत्र क्या है, राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित या अधिसूचित किया जाता है, राजस्व विभाग द्वारा। ठीक है, अधिसूचित किया जाता है, चाहे वहाँ पेड़ हो या ना हो। ठीक है, स्थिति हो सकती है, जैसे मान लें कि ये वाला पूरा क्षेत्र, ठीक इतना क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र ही है, और इस क्षेत्र में इतने में वन उपस्थित है और इतने में वन नहीं उपस्थित, मतलब ये इस रूप में तो नहीं होगा, अलग अलग जगह पर थोड़ा थोड़ा ही छूटा हुआ होगा। ठीक है, ठीक, तो इसमें वो दोनों क्षेत्र सम्मिलित हो सकते हैं, जहाँ पेड़ पौधे होंगे और जहाँ नहीं भी होंगे। ठीक है, पेड़ पौधे होंगे तो मतलब हम ऐसे कर दें, ठीक है, कि यहाँ पेड़ पौधे हैं, ठीक, और यहाँ पास नहीं है, लेकिन राजस्व विभाग द्वारा इसमें मतलब होने चाहिए, यहाँ भी मतलब ऐसा नहीं कि उनके रिकॉर्ड में यह है कि इस क्षेत्र पर भी है और इस क्षेत्र पर भी है। ठीक है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति केवल इतने क्षेत्र पर है, इस क्षेत्र पर तो है ही नहीं। ठीक, तो इसे ही क्या कहा गया, ये है वन क्षेत्र की स्थिति। ठीक है, वन आवरण क्या, वन आवरण इसको हटा देंगे तो ये वाला क्षेत्र जहां पास वन वास्तविक रूप से उपस्थित होता है वही वन आवरण कहलाता है। ठीक है, ठीक, तो वन क्षेत्र राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित किया जाता है या अधिसूचित किया जाता है, चाहे वहां पेड़ हो या ना हो। इसका मतलब सरकारी रिकॉर्ड में वो दर्ज है। ठीक है, सरकारी रिकॉर्ड में ये माना है, मतलब राजस्व विभाग में, सरकारी रिकॉर्ड का मतलब राजस्व विभाग में, तो सरकारी रिकॉर्ड में है कि इस क्षेत्र पर पूरे में वन उपस्थित है, लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। ठीक है, तो इतना लिख लिए, चले आगे, चल रफ कर देना, लिख लीजिएगा आप, मतलब कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें दिया ही रहेगा, या आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, मतलब 11 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, भारत का भौतिक भूगोल उसमें भी दिया है। ठीक है, और वन आवरण जिस क्षेत्र में वास्तविक रूप से वन उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, वन आवरण। ठीक है, वह वन आवरण का क्षेत्र होते हैं, वह वन आवरण का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो जिस क्षेत्र में वास्तविक रूप से वन उपस्थित होते हैं, ठीक है, वन उपस्थित होने चाहिए, जैसे ये वाला क्षेत्र है तो यहाँ पास ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा हमारा, यही वन आवरण होगा। ठीक है, ये वाला क्षेत्र, और ये बाहर वाला क्षेत्र पर वन नहीं है, लेकिन वो सरकारी रिकॉर्ड में है कि इस पूरे क्षेत्र में, अब वहां वन हो या ना हो इससे स्थिति मतलब नहीं, इस पूरे क्षेत्र में अगर कह दिया गया कि ये वाला क्षेत्र भी सम्मिलित होगा और ये जहां वन उपस्थित है और जहां वन नहीं उपस्थित है वो वन क्षेत्र में आएगा, लेकिन जहां पास वन उपस्थित होंगे वह वन आवरण आएगा। तो वास्तविक स्थिति किससे पता चल रही है, वन आवरण से पता चल रही है, ना कि
वन क्षेत्र से पता चल रही। ठीक है, चलिए रफ करें। ठीक, यही बताना था और क्या। तो भारत में हम लोग को वन आवरण देखना है। ठीक, तो इसको हम वन आवरण को आप इसमें नीचे एक बिंदु और लिखिए, बी जो है ये है। वन आवरण की वास्तविक स्थिति उपग्रह द्वारा देखी जाती है, उपग्रह सैटेलाइट के द्वारा। ठीक है, तो इसकी वास्तविक स्थिति उपग्रह द्वारा बताई जाती है। ठीक है, उपग्रह द्वारा ली गई फोटो या छाया करें, इसकी वास्तविक स्थिति उपग्रह द्वारा या फोटो या उपग्रह द्वारा ली गई फोटो या छाया द्वारा बताया जाता है। ठीक है, फोटो इसकी वास्तविक स्थिति क्या उपग्रह द्वारा बताया जाता है। ठीक है, फोटो के अनुसार बताई जाती है। ठीक है, तो उपग्रह द्वारा बताया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, वास्तविक स्थिति पता चल जाती है इस क्षेत्र पर है। ऐसा क्या हरा हरा क्षेत्र दिखेगा तो उस क्षेत्र से मालूम चल जाता है, जब जूम करेंगे तो उस वाले क्षेत्र से तो ये मालूम चलता है कि उस क्षेत्र में वास्तविक रूप से है। और आज लेकिन जो वन रिपोर्ट है, ठीक है, वन रिपोर्ट का मतलब जा जाके सर्वे किया जाता है, फिर उस क्षेत्र में कहा जाता है, लेकिन धीरे धीरे मान लीजिए उस क्षेत्र से हट गया, वहां से वन काटे गए या कुछ भी ऐसी स्थिति हो गई, जंगल में आग लगी तो उस क्षेत्र का विनाश हो गया, लेकिन वो सरकारी रिकॉर्ड में है। ठीक है, कि उस क्षेत्र में है, चाहे उस क्षेत्र में हो या ना हो, तो वो वन क्षेत्र में आएगा। और ये क्या होगा, ये जिसमें वास्तविक रूप से वन उपस्थित होंगे। ठीक है, और ये उपग्रह द्वारा बताया जाता है, मतलब उपग्रह द्वारा छवि ली गई, ठीक है, फोटो ली गई और फिर उसी अनुसार बताया गया कि इतना है। और उससे राजस्व विभाग, मतलब राज्य सरकारों के, मतलब जो भी राजस्व विभाग होता है, ठीक है, तो मतलब राज्य की या भारत सरकार को दोनों राजस्व विभाग क्या करते हैं, पूरा देखते हैं। ठीक है, मतलब जो रिपोर्ट सौंपते हैं फिर उसी के अनुसार बताया जाता है। वो वन क्षेत्र की स्थिति, लेकिन वन आवरण उपग्रह द्वारा बताया जाता है। ठीक है, ठीक, कोई परेशानी तो नहीं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि भारत में जो वन है वो मुख्य रूप से 3 वर्गों में डिवाइड किया गया। मतलब इस 3 वर्गों में तो वो अति सघन वन हो गया, मध्यम सघन वन हो गया और खुला वन हो गया। उस रूप में नहीं देख रहे हैं, और इस रूप में देख रहे हैं कि आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक है, इस रूप में देखते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, 3 वर्गों में विभाजित। ठीक है, 3 वर्गों में। ठीक है, तो पहला अगर कहें तो आरक्षित, जिसे रिजर्व, आरक्षित वन या जंगल कह सकते हैं, आरक्षित जंगल। ठीक है, आरक्षित जंगल हो गया, जिसे रिजर्व फॉरेस्ट कह सकते हैं। और दूसरा क्या है, पहले इसे देखते लेते हैं। दूसरा है संरक्षित जंगल और फिर अवर्गीकृत। ठीक है, आरक्षित जंगल में जो मतलब ऐसे जंगल है जो मतलब जो वन भारत, लिखिए ऐसे जंगल जो भारतीय वन अधिनियम द्वारा पूर्ण रूप से संरक्षित किया गया। ठीक है, रूप से संरक्षित। ठीक है, पूर्ण रूप से संरक्षित किया गया हो। ठीक है, जहां किसी प्रकार की गतिविधियां मतलब क्रियाकलाप की अनुमति नहीं है, जहां मतलब मानवीय क्रियाकलाप पर पूरी तरीके से रोक है। ठीक है, पूरी तरीके से रोक।
या प्रतिबंध, ठीक है। तो ऐसे जंगल जो भारतीय वन अधिनियम द्वारा पूर्ण रूप से संरक्षित किया गया हो, जहां मानवीय क्रियाकलाप मतलब होगा ही नहीं, वहां किसी प्रकार की गतिविधियां नहीं होगी, ठीक है, उस क्षेत्र पर, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, आरक्षित जंगल, ठीक है, आरक्षित क्षेत्र कहते हैं, आरक्षित वन कहते हैं, ठीक है, ठीक। फॉरेस्ट रिजर्व मतलब रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट रिजर्व या रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं हुई, ठीक, तो रफ कर देना इसको लिखने के बाद आप देख रफ करें ना। अब लिखिए दूसरा, इसको लिखते जाइएगा आप लोग साथ साथ, ठीक है। एक है संरक्षित, जो कुछ सीमाओं के साथ, ठीक है, कुछ सीमाओं के साथ संरक्षित, संरक्षित जंगल या वन, ठीक है, जिसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऐसे जंगल या वन जिसे क्या किया गया, भारतीय वन अधिनियम के द्वारा कुछ सीमाओं के साथ, ऐसे जंगल जिसे भारतीय वन अधिनियम के द्वारा कुछ सीमाओं के साथ संरक्षित किया जाता है, जहां मतलब गतिविधियां थोड़ा, जब तक, आगे लिखिए, जब तक कोई रोक ना हो तो सभी प्रकार तब तक, या तो तब तक लिखिए, तब तक सभी प्रकार की गतिविधियां की जा सकती, ठीक। गतिविधियां का मतलब क्रियाकलाप या क्रियाकलाप, ठीक है, क्रियाकलाप, फंक्शनल, ठीक है। तो ऐसे जंगल जिसे भारतीय वन अधिनियम के द्वारा कुछ सीमाओं के साथ संरक्षित किया जाता है, जब तक कोई रोक न लगाया गया हो, मतलब वो अधिनियम के द्वारा जंगल आरक्षित है, लेकिन वहां पर जब तक कोई रोक नहीं लगाया गया तब तक आप किसी प्रकार की गतिविधियां वहां पास कर सकते हैं, उसे क्या कहा गया, संरक्षित जंगल, जिसे कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। तो दो हो गया, ये दूसरा था, ठीक है, ये दूसरा था। और जो क्षेत्र इन दोनों में नहीं सम्मिलित होंगे उसको सम्मिलित कर दिया गया, अवर्गीकृत कर दिया गया, मतलब इन दोनों में नहीं सम्मिलित है तो उसे अवर्गीकृत, तो उसको लिख लीजिए, उसमें क्या लिखवाना, तीसरा आप लिखिए, क्या लिखेंगे, अवर्गीकृत, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ठीक है। ये तो क्लासिफाइड हो गए, ठीक है, जो किसी न किसी रूप में आ ही जाएंगे। जिसे कहते हैं अवर्गीकृत, अवर्गीकृत जंगल, ठीक है, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ठीक है। तो अवर्गीकृत जो ना तो संरक्षित है और ना ही आरक्षित, तो दोनों वर्ग से बाहर जो होगा, दोनों वर्ग से बाहर के जो जंगल होंगे, ठीक है, उसे क्या कहा गया, अवर्गीकृत, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये तीन वर्ग मुख्य रूप से हैं, ठीक है। तो भारतीय वन आवरण में तीन वर्गों में बांटा गया है, जिसे एक कहते हैं संरक्षित, ठीक है, दूसरा आरक्षित और अवर्गीकृत, मतलब आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, ठीक है, ठीक, इतना लिख लीजिए, आगे चलते हैं। अब आते हैं, जैसे इतना लिख लिया ना, ठीक।
3 वर्ग में विभाजित तो किया गया, लेकिन 3 श्रेणियों में जो वन का जब किया जाता है, मतलब वन सर्वेक्षण, जब भारतीय वन सर्वेक्षण जब किया जाता है, ठीक है, जब भारतीय वन संरक्षण द्वारा जब वनों का सर्वेक्षण किया जाता है तो वो 3 श्रेणियों में संरक्षण किया जाता, मतलब सर्वेक्षण किया जाता है, ठीक है। तो 3 श्रेणियों में, इसको ये भी अलग लिख लीजिएगा उसी के नीचे, मतलब ये तीनों लिखने के बाद इसके बाद ये 3 श्रेणियों में भारतीय वन जो क्षेत्र, ठीक है, वन क्षेत्र, इसमें है जो एक है अति सघन, ठीक है, अति सघन वन, ठीक है, ठीक। तो अति सघन मतलब वन क्या है, थोड़ा देखते हैं। ऐसा वन क्षेत्र है, ऐसा वन क्षेत्र जहां पास ट्री कैनोपी और जो डेंसिटी है वो 70% से ज्यादा हो गया। अभी हम थोड़ा देख रहे हैं ट्री कैनोपी, ये कैनोपी क्या होता है, फिर कैनोपी मतलब जो कैनोपी है और ट्री है, ये सभी देख लेते हैं, ठीक है। तो अति सघन कहाँ है, ऐसा वन क्षेत्र, ऐसा वन क्षेत्र जहां ट्री कैनोपी डेंसिटी, ठीक है, ऐसा वन क्षेत्र जहां ट्री कैनोपी डेंसिटी कितना 70% से ज्यादा, 70% से ज्यादा हो, वो क्या कहलाता है, अति सघन वन, ठीक है, अति सघन वन, ठीक। तो ट्री का मतलब पेड़ तो समझ ही रहे हैं, कैनोपी क्या होता है, ट्री कैनोपी थोड़ा देखते हैं। ट्री कैनोपी का मतलब, ट्री मतलब पेड़, कैनोपी थोड़ा देखते हैं। आप लोग देखेंगे, देखिए पहले सुन लेते हैं फिर चित्र बनाते हैं। देखिए जो ट्री कैनोपी है, ट्री का मतलब पेड़, कैनोपी का मतलब आप देखेंगे कि एक छतरी के रूप में, मतलब आप साधारण रूप से देखिए कैनोपी क्या है, एक्सक्यूज मी, ठीक है। देखिए कैनोपी ये है कि जो पेड़ पौधे हैं उसकी जो शाखाएं होंगी और जो पत्तियां होंगी, उनके द्वारा जो शाखाएं पत्तियों का आवरण होता है, ठीक है, शाखा जो निकली है और जो पत्तियां हैं, अब शाखा है तो उसमें पत्तियां होंगी, तो शाखा एवं पत्तियों का जो आवरण है इसे ही कहते हैं कैनोपी, उस पौधे का कैनोपी कहते हैं, ठीक है। कैनोपी क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि ये पेड़ है, ठीक है, मान के यहाँ बनाते हैं कि ये है पेड़, ठीक है, और यहाँ शाखा गई है, यहाँ शाखा इधर गई है, यहाँ पास पत्ते हैं और एक ऐसे 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 मान लेते हैं, ठीक है, ये है, और यहाँ पत्ते हैं, यहाँ ये चारों तरफ ये शाखा है, पत्ते हैं। तो ये पूरा जो ये आप देख रहे हैं ना, तो यही ये क्या कहलाता है, ये कैनोपी कहलाता है, ट्री कैनोपी कहलाता है, ठीक है, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक। तो ट्री कैनोपी क्या है, जो ये पत्ते एवं शाखाओं का जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, ट्री कैनोपी। कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है, समझना इतना लिख लीजिएगा, इसको केवल समझा रहे हैं। कैनोपी ये हो गया। अब देखें डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि इस छतरी द्वारा जिस भूमि पर जो कवर किया जाएगा, जिस भूमि को कवर किया जाएगा, ये छतरी बन गई, एक छतरी ही तो है ना, ये क्या बनाई, एक छतरी के रूप में मान लीजिए बन गया। तो अगर ये ना हो तो थोड़ा सा चौड़ा कर लीजिए, ठीक है, आप तो छतरी हो गए। तो ये है, मान लेते इस छतरी के रूप में जो ये कवर की जा रही भूमि को, इसके द्वारा जो कवर की गई भूमि को डेंसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, कैनोपी डेंसिटी। इसी कैनोपी के द्वारा जो कवर की गई भूमि को क्या कहते हैं, कैनोपी डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। यदि वो 70% से ज्यादा हुआ तो इसे कहेंगे अति सघन वन। समझ में आए, ट्री कैनोपी समझ में आ गया, ठीक है। इस पूरे क्षेत्र को जो ऊपर वाला पत्ती एवं शाखाओं का जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, कैनोपी कहते हैं। ट्री कैनोपी मतलब पौधों का कैनोपी, ठीक है। और डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि उस कैनोपी द्वारा जो भूमि को कवर किया जाएगा, जिस क्षेत्र की भूमि को कवर किया जाएगा, वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, ट्री कैनोपी डेंसिटी कहलाएगा। यदि वो 70% से ज्यादा होगा तो अति सघन वन कहलाएंगे, ठीक है। समझ में आया, ट्री कैनोपी डेंसिटी, ठीक है।
इसके द्वारा जिस भूमि को कवर किया जाएगा उसे क्या कहा गया, वही हो गया डेंसिटी, कैनोपी डेंसिटी। और इसी कैनोपी डेंसिटी कहते हैं यदि 70% से ज्यादा होगा तो वो अति सघन वाले क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, ठीक, रफ करें ना, ठीक, कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक। चलिए अब मध्यम होगा, बस प्रतिशत बदलते जाइए, ये रफ कर दिए, नहीं तो इसमें प्रतिशत बस बदल देते हैं। ठीक है, अब आप लिखिए यहाँ मध्यम, क्या लिखेंगे, मध्यम। ठीक है, मध्यम सघन वन क्या होंगे, तो ऐसे वही लिखना है, ऐसा वन क्षेत्र जहां जो ट्री है कैनोपी डेंसिटी, मतलब ट्री कैनोपी डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व। ठीक है, डेंसिटी कितना, 40 से 70% के मध्य होगा, हो तो क्या कहलाएंगे, वो होगा मध्यम सघन वन। ठीक है, अब तो इसको बताने की जरूरत है नहीं, समझ तो गए हैं कैनोपी और डेंसिटी क्या है। ठीक है, मध्यम सघन वन, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक, तो जहां पास 40 से 70%, वहां 70 से अधिक था, यहाँ 40 से 70, और ट्री कैनोपी डेंसिटी समझ रहे हैं, ठीक, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, समझ ही रहे होंगे, अभी बताया तो गया ना। तो कैनोपी मुख्य रूप से वही होता है, आवरण होता है पत्तों का और शाखाओं का आवरण, और उसके द्वारा जो भूमि कवर की जाएगी उसे कैनोपी डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पास लिख लिए मध्यम सघन वन हो गया, एक खुला वन, क्या कहेंगे, खुला वन, इसको रफ करते हैं और प्रतिशत रफ करते हैं और सब उसी तरह रहेंगे। एक, अब इसके बाद ये हो गया खुला वन, यही 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, खुला वन क्या है, ऐसा वन क्षेत्र जहां ट्री कैनोपी डेंसिटी 40% से कम होती है। ठीक है, से कम होती है। ठीक है, कम होती है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे खुला वन, खुला वन, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक, ठीक है, ठीक, तो ऐसा वन क्षेत्र जहां ट्री कैनोपी डेंसिटी 40% से कम होती है और उसे क्या कहते हैं, खुला वन। कैनोपी समझ रहे हैं, डेंसिटी मतलब वो भूमि, कैनोपी का मतलब फिर से बता दे रहे हैं, कैनोपी क्या है, जो पौधे होते हैं, पौधे की जो पत्तियां और शाखाएं होती हैं, इनका आवरण ही क्या कहलाता है, कैनोपी। जो ये भूमि को कवर करेंगी तो वही डेंसिटी कहलाएगी, यदि वो 40% से कम होगा तो वो खुला वन कहलाएगा। कोई परेशानी नहीं। ठीक है, इतना समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा अभी रिपोर्ट देख लेते हैं जो वन आया है उसके बारे में, जो 2021 की। तो एक है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, 2021 में, मतलब इसे क्या कहेंगे, ISFR। ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में ये कहा गया कि भारत में जो वन आवरण है, मतलब वन आवरण का मतलब आप समझ रहे हैं ना, वन वास्तविक रूप से वन है। ठीक है, वन आवरण वन क्षेत्र की बात नहीं है, वन आवरण का मतलब हो गया कि वास्तविक रूप से जो वन पाया जा रहा है, वास्तविक रूप से उस भूमि पर वन उपस्थित है जो उपग्रह द्वारा लिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या कहा गया है कि जो वन आवरण है, वन आवरण वो है, कहा गया है कि 21.71%। ठीक है, तो इतने प्रतिशत है। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, 2.7, मतलब 21.71%। ठीक है, 21.71%। ठीक है, तो ये है वन आवरण। ठीक ठीक, इतना लिख लिए, चले आगे चलते हैं। ठीक,
इसी में अगर कहें कि कुल वृक्षावरण, मतलब वृक्षावरण का मतलब वृक्ष बता रहे हैं, वृक्षावरण व वन आवरण, ठीक है, इन दोनों की बात करें तो ये है लगभग 24.64%, ठीक है, मतलब 24.64% है, ठीक है। इसमें अब आप बताइए, टू ये हो गया, 21.7 ये हो गया, तो कितना बचेगा, ये वृक्ष आवरण कितना होगा, आवरण, ठीक लिखे, ठीक है, ये होगा 2.91%, ठीक है, ठीक, इतना ही होगा ना, ठीक है, ठीक ठीक। तो कुल वृक्ष आवरण व वन आवरण कितना हुआ, इतना है, ठीक है। वन क्षेत्र जिसे कह सकते हैं, पूरा वन क्षेत्र इतना है, उसका वृक्ष आवरण इतना है, वन आवरण इतना है। वो क्या है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के द्वारा ISFR द्वारा बताया गया, ठीक है। इतना लिख लिए, आगे चलें, रफ कर दें, इतना समझ में आ रहा है, इतना लिखते जाइएगा आप लोग, ठीक है, साथ साथ, ठीक, रफ कर रहे हैं। अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर देखें कि वन क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ है, आप मतलब राज्य के अनुसार देखें कि वन क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ है, तो उसके द्वारा देखिए क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा बिंदु है ना, ठीक है। इसी में तीसरा बिंदु क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर वन क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्र, ठीक है। वन क्षेत्र मतलब, वन क्षेत्र का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। वन क्षेत्र का मतलब हो सकता है जहाँ राजस्व विभाग द्वारा ये कह दिया गया कि ये क्षेत्र में वन है, ठीक है। वास्तविक रूप से है या नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन राजस्व विभाग द्वारा ये कहा गया, ठीक है। वन आवरण तो अलग होता है, ठीक है, ठीक। तो क्षेत्रफल के आधार पर वन क्षेत्र का जो सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है, तो कहा गया कि मध्य प्रदेश, क्या है, मध्य प्रदेश, MP में, ठीक है, MP। अगर मध्य प्रदेश के बाद अगर कह सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश है, ये वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश का है, ये मतलब ये नीचे वाला इंदौर का ये पूरे वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश, और इधर है ये अरुणाचल प्रदेश, क्या है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद अगर कहा जाए तो इसी रूप में आप लिख लीजिएगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पास है छत्तीसगढ़, इसी से अलग हुआ है, तो छत्तीसगढ़, इसके बाद हम देखेंगे कि इधर बगल में है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, बस करें, एक और लिख लीजिए, इधर है ये है महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र, बस इतना है, ठीक है, इतना लिख लीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर वन क्षेत्र का जो सर्वाधिक क्षेत्र सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ठीक। आगे चलें, चलिए इतना लिख लिए, ठीक। एक आध बिंदु और लिखते हैं, फिर इसके बाद समाप्त करते हैं। एक ही बिंदु लिखे, आध बिंदु क्या है, ठीक है, आध बिंदु का मतलब बीच में छोड़ देना, ठीक। चलिए, तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में जो ये कहा गया सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, और अगर हम देखें प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक क्षेत्रफल, ठीक है, तो कौन सा होगा, सबसे ज्यादा है क्षेत्रफल का प्रतिशत के आधार पर, समझ रहे हैं, प्रतिशत का मतलब हो गया उस राज्य की अपेक्षाकृत प्रतिशत हो गया, जैसे मान ले कि अभी बता रहे हैं, इसको पहले लिख लीजिए फिर बताएं। तो प्रतिशत के आधार पर जो सबसे ज्यादा है वो है यहाँ पास है, ये है मिजोरम, क्या है, मिजोरम, इसके बाद कहा गया कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश समझ रहे हैं ना, ये है मिजोरम, पूरे राज्य की स्थिति इधर देखिए पहले, ये है मिजोरम, ये है त्रिपुरा,
ये यहाँ वाला मेघालय वाला क्षेत्र है, मिजोरम से ऊपर है मणिपुर, उससे ऊपर है नागालैंड, और ये है अरुणाचल प्रदेश। और बीच वाला जो ये क्षेत्र देख रहे हैं ये है असम वाला क्षेत्र। असम इधर से आकर इधर बांग्लादेश से टच होता है, और इधर से नीचे आकर यहाँ से बांग्लादेश से टच होता है, ठीक है, ठीक। और ये वाला क्षेत्र है सिक्किम का, ठीक है, ठीक। इधर वाला पश्चिम बंगाल है, ठीक। मध्य प्रदेश यहाँ था, ये छत्तीसगढ़, इधर उड़ीसा है, इधर ये वाला बिहार है, इसके नीचे झारखंड है, ये उधर उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ठीक। तो मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये प्रतिशत के आधार पर क्षेत्रफल ज्यादा है। फिर इसके बाद एक है यहाँ पास है मेघालय, क्या है मेघालय। इसके बाद इसी मिजोरम, ये है मिजोरम, इसी ऊपर है मणिपुर। तो कितने हो गए, 1 2 3, मणिपुर, मणिपुर। इसी के ऊपर लिख लीजिए नागालैंड, ठीक है, मतलब इसी के ऊपर है, मणिपुर के ऊपर ही है नागालैंड, ठीक है, ठीक। तो प्रतिशत के आधार पर क्षेत्रफल, ये देखिए प्रतिशत का मतलब ये हो गया, ये मिजोरम तो इतना छोटा है, मध्य प्रदेश इतना बड़ा है, ठीक है। यहाँ पास ज्यादा भूमि पर होगा वन, लेकिन प्रतिशत के आधार पर यह बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि ये तो छोटा क्षेत्रफल है। यहाँ कम क्षेत्रफल भी अगर होगा, कम क्षेत्रफल पर भी वन होगा, तो यहाँ इसका जो प्रतिशत होगा ज्यादा होगा अपेक्षाकृत इसके, क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो है बड़ा है, भूमि के आधार पर जो क्षेत्रफल है वो बड़ा है। अब जब क्षेत्रफल बड़ा है वहां पास वनस्पति ज्यादा होगी अपेक्षाकृत किसके, मिजोरम से। लेकिन ये क्षेत्रफल यहाँ इसका कम है, जिस कारणवश इसकी डेंसिटी इसकी अपेक्षा ज्यादा होगी, इसकी अपेक्षा यहाँ इस वाले राज्य में वनों की डेंसिटी ज्यादा होगी, घनत्व ज्यादा होगा, ठीक है, इसकी अपेक्षा। लेकिन अगर देखा जाए कि वन सबसे ज्यादा कहाँ होंगे, तो इससे ज्यादा यहाँ वन होंगे, लेकिन इस राज्य की अपेक्षा देखा जाए कि उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है, तो उस डेंसिटी के आधार पर यहाँ प्रतिशत ज्यादा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वनस्पतियों के उपस्थित होने से मतलब नहीं है, उस राज्य की क्षेत्रफल के आधार पर ये बताया जाता है कि प्रतिशत कितना है, ठीक है। वो क्षेत्रफल वहां कम है, वहां पास मान लेते हैं एक चित्र बनाए, इसको रफ करें ना, मान लेते हैं ये है मध्य प्रदेश, ठीक है, और ये है क्या है, ये है मिजोरम। इसके इतने क्षेत्रफल पर मान लेते हैं वन है, ठीक है, और इसके इतने क्षेत्रफल पर वन है, ठीक, मान लेते हैं इतने क्षेत्रफल है, ठीक है, लेकिन और इसका मान लेते हैं इतने क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये बताइए, इसका क्षेत्रफल इतना खाली हुआ, इसका क्षेत्रफल लगभग आधा भर गया, तो इसका मगर प्रतिशत मान ले 50% भी हो गया, तो इसका प्रतिशत कितना वो मान लेते हैं, अगर इसका 40% भी मान लिए तो इसका प्रतिशत ज्यादा हुआ। तो क्षेत्रफल के आधार पर बात हो रही, इससे ज्यादा यहाँ पास वनस्पतियां हैं, ठीक है, वन है, लेकिन ये क्षेत्रफल बढ़ा, इसका इस आधार पर प्रतिशत इसका कम हुआ, वहां पास क्षेत्रफल कम है, उसी अनुसार उसका प्रतिशत बढ़ गया, ठीक है, ठीक। तो इतना ही था इतना ही था का मतलब वन आवरण इतना ही था, भारत में वन आवरण इतना ही देखना ही था, ठीक। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है, समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप पीछे करके फिर से देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। और इसके बाद आप हम जो देखेंगे वो होगा भारत में वनों का संरक्षण देखेंगे। भारत में वनों का संरक्षण देखेंगे, मतलब अलग अलग रिपोर्ट है, जैसे भारतीय वन जो नीति बनी थी 1952, मतलब अंग्रेजों के समय तो बनी थी 1894, मतलब 94, मतलब 90 के समय, 1819 के समय, मतलब 1894 में बनी थी, ठीक है, उस समय नहीं थी। इसके बाद 1952 में फिर से नीति बनाई गई, जब देश आजाद हुआ, फिर भारतीय वन नीति आई, उसको मतलब 1988 में मतलब चेंज किया गया। फिर इसके बाद धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुआ, फिर सामाजिक वानिकी आई, मतलब संरक्षण के लिए, उसके नए नए उद्देश्य हुए। फिर जो राष्ट्रीय कृषि विभाग था वो 3 भागों में सामाजिक वानिकी को विभाजित किया, तो हम संरक्षण में देख लेंगे, ठीक है, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, ठीक है, फार्मिक वानिकी हो गया। तो इसके बारे में हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है, अच्छे से देखेंगे, कोई परेशानी की बात है नहीं, ठीक। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इससे पहले जो वीडियो पढ़े उनको देख लीजिएगा, और हम लोग मिलेंगे अब कल। कैसा लगा आप लोग तो बताएंगे ही, और हम लोग मिलेंगे कल। ओके, बाय।